मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग हेनरी लॉ कंटिन्यू करेंगे और आज फाइनल करेंगे। तो लास्ट क्लास हम लोग पढ़ रहे थे हेनरी लॉ, और हेनरी लॉ सोल्यूशन टॉपिक में है, एनसीईआरटी में है 12th क्लास में। 12th क्लास नीट के लिए आता है क्वेश्चन, आईटी मेन, आईटी एडवांस। हेनरी लॉ फॉर सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर और इन लिक्विड। इसमें लेक्चर 1 कंप्लीट हो गया। हेनरी लॉ का स्टेटमेंट मैंने बता दिया है, ठीक है, इक्वेशन बता दिया, ग्राफ बता दिया, ग्राफ से आईटी मेन का क्वेश्चन आया था वो मैंने डिस्कस कर दिया। सो फर्स्ट पॉइंट टू 4 पॉइंट 1 2 3 4 पॉइंट ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले लेक्चर 1 आप फाइनल करिएगा, देन लेक्चर 2 आज कंप्लीट करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट 5, और 5 पॉइंट में मैंने एनसीईआरटी का पेज नंबर 40 और उससे कुछ डाटा लिखा हुआ है। डाटा लिखा हुआ है गैस, गैस यहाँ पे लिखा हुआ, और उस गैस के लिए ये हेनरी कांस्टेंट, लास्ट क्लास आपने पढ़ा था, के एच जो है वो यूनिट है किलो बार में, हेनरी कांस्टेंट ये। तो इसका एप्लीकेशन सीखना है, और ये हेनरी कांस्टेंट फॉर सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि ये हेनरी कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर चेंज करेंगे डाटा चेंज कर जाएगा। एनसीईआरटी का पेज नंबर 40 पे ये डाटा लिखा हुआ। अब इसका मीनिंग समझना। आप जानते हैं लास्ट क्लास आप पढ़े थे हेनरी लॉ। वो आप पढ़े थे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव लिक्विड is equal to kh into mole fraction of gas in liquid। ये स्टेटमेंट इक्वेशन आप लास्ट क्लास आपने लिख लिया था। इसका मीनिंग क्या है वो भी डिस्कस कर लिए थे हम लोग। नाउ ये हेनरी कांस्टेंट से सोलिबिलिटी ऑफ गैस को रिलेट करना है, जो एग्जाम में आता है और एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। सो अगर आप KH निकालेंगे तो KH सॉल्व करेंगे तो ये लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एबव लिक्विड डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, ये मीनिंग होगी। अगर प्रेशर कांस्टेंट कर दूं, इफ प्रेशर, अगर प्रेशर ऑफ गैस मैं कांस्टेंट कर दूं, इफ प्रेशर ऑफ गैस अबव लिक्विड, अगर मैं इसको कांस्टेंट कर दूं, तब बताइए अगर ये कांस्टेंट कर दें तो KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, ये कहिएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, ऐसे। इसका मतलब आपका, इसका रीडिंग आपको जानना था कि इसका जैसे क्या मतलब है KH का। तो देखिए अगर KH हाई रहेगा, देखिए ये अगर KH का वैल्यू हाई है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होगा, लो। अगर KH का वैल्यू हाई है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड लो, ठीक है। उसका मीनिंग वो डाटा आप याद रखिएगा, चाहे मैं एनसीईआरटी है मेरे पास बुक है, मैं उससे फिर से रिलेट कर लूँगा। सो हीलियम सबसे ज़्यादा है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, वो मैं यूज कर लूँगा। इसका मीनिंग पहले समझिए। अब बताइए अगर KH मैक्सिमम है, इफ KH का वैल्यू अगर मैक्सिमम है, इसका मतलब ये X मिनिमम होगा, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे X मिनिमम होगा। तो X का मतलब क्या, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड जो है वो मिनिमम है। आप इसको मोल फ्रैक्शन हटा के ऐसे भी बोल सकते हैं, और गैस इन लिक्विड, और गैस
इन लिक्विड, वही चीज हो गया मोल फ्रैक्शन का मतलब गैस इन लिक्विड जो है वो मिनिमम। अब इसका मतलब समझिए, गैस इन लिक्विड मतलब मिनिमम गैस इन लिक्विड। गैस क्या है? कम है। अगर केज का वैल्यू ज्यादा है तो मिनिमम गैस इन लिक्विड, और गैस इन लिक्विड मिनिमम, और आप कह सकते हैं मिनिमम गैस इन लिक्विड, ऐसे कर सकते हैं मिनिमम गैस इन लिक्विड। ठीक है। सो अगर केज का वैल्यू ज्यादा है तो उसका ड्राइंग ऐसे करके दिखाइए, ऐसे दिखाइए। तो कोई रटना नहीं है, आपको समझना है, वो सारा टर्म समझना है। मान लीजिए ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट हुआ, सॉल्वेंट वाटर ही, वाटर ऐसे सॉल्वेंट ले लीजिए, वाटर सॉल्वेंट ले लीजिए। और अगर सोचे कि गैस का KH अगर मैक्सिमम हो, जिस गैस का KH मैक्सिमम, जैसे मैंने क्लास में अभी दिया था, अभी मेरे पास एनसीईआरटी है, सो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है जैसे किस गैस का, हीलियम गैस का। अभी मैंने 4 डाटा दिया था, तो हीलियम, मान लीजिए कि हीलियम गैस का मैक्सिमम है, तो अगर KH मैक्सिमम है तो मिनिमम गैस इन लिक्विड, यहाँ पे हीलियम बहुत कम, यहाँ पे ऐसे 5-6 डॉट बना लीजिए, हीलियम जो है ऐसे बना लीजिए। और अगर KH मिनिमम हो, KH अगर मिनिमम हो, सो KH मिनिमम, अभी मैंने जो 5 डाटा दिया था उसमें मैंने CO2 लिखा था, तो KH मिनिमम रहेगा, तो यहाँ पे मैक्सिमम, अगर KH मिनिमम हो तो मैक्सिमम गैस इन लिक्विड, तो यहाँ ज़्यादा आप CO2 खूब ज़्यादा कर लीजिएगा, तो CO2 को ज़्यादा ऐसे कर लीजिए। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं, इससे आप साइंस में रिलेट करिएगा कि अगर KH का वैल्यू मैक्सिमम है तो गैस लिस्ट सोलेबल इन सोल्यूशन या वाटर में, KH का वैल्यू मिनिमम है तो गैस क्या है? मैक्सिमम सोलेबल है। होता भी है, CO2 तो वाटर में खूब डिजॉल्व करता है। कोल्ड ड्रिंक हम लोग जो सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, सोडा वाटर, जो भी आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, आप तो पीते हैं, उसमें क्या होता है? CO2 रहता है। CO2 डिजॉल्व इन वाटर में CO2 तो खूब डिजॉल्व करता है, तो KH का वैल्यू मिनिमम है। जैसे मैंने 5 डाटा दिया लिखा था, एनसीईआरटी से लिया था, तो KH का वैल्यू मिनिमम रहेगा तो गैस मैक्सिमम सोलेबिलिटी होगा, KH का वैल्यू मैक्सिमम रहेगा तो गैस का मिनिमम सोलेबिलिटी होगा। तो ये रिलेट करना है, रटना नहीं है। आप अपने से यहाँ पे जो हेनरी लॉ है उसको आप जस्ट ब्रेक करते रहेंगे, सॉल्व करते रहेंगे तो वो आ जाएगा। आता है मेडिकल में, आता है 4 डाटा लिखा रहेगा, बोलेगा कि मैक्सिमम सोलेबिलिटी, मिनिमम सोलेबिलिटी चाहिए। चलिए लिखिए। So when KH increases at constant pressure, then the solubility of gas will decrease. Will decrease in liquid. केस का वैल्यू अगर ज़्यादा है, सोलिबिलिटी लो रहेगा। तो जस्ट ड्राइंग से आप बना सकते हैं। तो वो 5 गैस मैंने कौन कौन सा दिया था? हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड CO2, वो 5 लिस्ट मैंने बनाया था। सो सोलिबिलिटी ऑफ गैस ये आप बना सकते हैं। इन वाटर,
सो आप लिख सकते हैं 1/kh। kh जितना कम रहेगा सोलिबिलिटी सबसे ज़्यादा रहेगा। सो ये जो आपको डाटा मैंने यहाँ लिखा था, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ था, CO2 के बाद ऑक्सीजन, फिर उसके बाद जो एनसीईआरटी में मैंने डाटा लिखा था अभी, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। एनसीईआरटी में देखिए ये पेज नंबर पे यहाँ लिखा हुआ, पेज नंबर 40 मैंने यहाँ डाटा लिख दिया था। एग्जाम में आता है तो डाटा लिखा रहेगा। सो यहाँ पे CO2 है, सबसे लो डाटा हुआ, फिर ऑक्सीजन हुआ, फिर हाइड्रोजन कर लीजिए, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन और हीलियम। ये ऐसे जो मैंने 5 डाटा दिया था आपको। ये लाइन आपका इस बार आईटी मेन में भी ये लाइन भी पूछा हुआ था, तो मैं क्वेश्चन अब प्रेजेंट कर दूंगा, आप क्वेश्चन देखिएगा, तुरंत टिक लगा दीजिएगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। नेक्स्ट 6। एक छोटा सा पीएमटी क्वेश्चन था और मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ कि पीएमटी क्वेश्चन में लिखा हुआ था, which are the following gas are the lowest value of Henry constant? So lowest value of Henry constant, ABCD. वो गैस लिखा हुआ नाइट्रोजन, हीलियम, CO2, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन, हीलियम, CO2 एंड ऑक्सीजन, ऐसे। इसमें डाटा नहीं लिखा हुआ, मेडिकल क्वेश्चन है, डाटा नहीं लिखा हुआ। अगर आप इससे रिलेट करेंगे, अगर KH का वैल्यू अगर लोएस्ट है तो ये ऐसे रिलेट करिए कि लोएस्ट है, इसका मतलब ये मैक्सिमम सोलेबल है, मैक्सिमम सोलेबल इन वाटर। सो केच का वैल्यू सबसे लो रहेगा तो सोलिबिलिटी जो है सबसे हाई, मैक्सिमम सोलिबिलिटी इन वाटर। और इन चारों में मैक्सिमम सोलेबल CO2 ही है। CO2 सबसे ज़्यादा वाटर में डिजॉल्व होता है, क्योंकि आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, जो उसके अंदर डिजॉल्व CO2 होता है और बहुत ज़्यादा डिजॉल्व रहता है। बाकी गैस डिजॉल्व नहीं करते हैं, डिजॉल्व करते हैं, ऑक्सीजन भी रहता है, डिजॉल्व करता है वाटर के अंदर, ठीक है, डिजॉल्व ऑक्सीजन रहता है, बट अमाउंट कम होता है उसका। CO2 सबसे ज़्यादा यहाँ लिखे भी हैं, आप एनसीईआरटी को फॉलो भी करेंगे तो KH सबसे ज़्यादा, KH का वैल्यू जो होगा वो लास्ट में हीलियम है तो हीलियम हो, फिर उसके बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और यहाँ से CO2। ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, सो क्वेश्चन मैं स्लाइड बना के ये सब क्वेश्चन प्रेजेंट कर दूंगा, आप बनाइएगा। सो एक पीएमटी क्वेश्चन और है, बट इसमें तो मैं देख रहा हूँ डाटा दिया हुआ है, यहाँ पे डाटा ऐसे लिखा हुआ है। सो लिखा हुआ है पीएमटी क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट फॉर आर्गन, CO2, मीथेन, फॉर्मल्डिहाइड। यहाँ पे गैस है और हेनरी कांस्टेंट। गैस है, यहाँ पे आर्गन लिखा हुआ, CO2 है, फॉर्मल्डिहाइड भी है, एक आर्गन है, आर्गन, CO2, मीथेन एंड फॉर्मल्डिहाइड। मीथेन लिखा हो, ये डाटा लिखा हो, मेडिकल क्वेश्चन है, मैं प्रेजेंट कर दूंगा, स्लाइड बना के ऐड कर दूंगा बीच में। सो एक डाटा लिखा हुआ है यहाँ पे आर्गन का 40.3, 1.67, 40.3 किलो बार, ये है 1.67। नेक्स्ट 0.413, 0.413 और 8.13 इंटू 10 पे पावर माइनस, एक बार रीचेक करने दीजिए,
8.13, so sorry 1.83 10 पे पावर माइनस 5, 1.83 10 पे पावर माइनस 5 यूनिट सबका किलो बार है। तो ये डाटा लिखा हुआ है, मेडिकल क्वेश्चन है और आपसे पूछा जा रहा है सोलिबिलिटी इन वाटर, इन वाटर ऑप्शन में लिखा हुआ है ऐसे पैटर्न, ऐसे। सो आप चारों डाटा देख लीजिए और चारों डाटा जब देख रहे हैं तो सबसे लोएस्ट वैल्यू यही है। सो लोएस्ट वैल्यू ये सबसे ज़्यादा लो वैल्यू। सो केएच का वैल्यू लो वैल्यू केएच, ये मैक्सिमम सोलिबिलिटी इन वाटर। ये भी हम लोग देखे हुए हैं भाई, ये और पढ़े भी हैं, ऑर्गेनिक में पढ़े हुए हैं और लैब में देखे भी हुए हैं। ये नाम देखिए तो फॉर्मल्डिहाइड, जब फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड को वाटर में डाल दीजिए 100% सोलेबल हो जाता है। आपको याद है फॉर्मलिन सोल्यूशन, कॉमन नेम में भी मैंने बताया था। और जब 10th क्लास में, 11th क्लास या 12th क्लास में स्कूल के लैब, जब हम लोग अपने बायो के लैब में जाते थे तो लैब में देखते थे कि स्कूल में 10th क्लास में भी रहता था, वो मरा हुआ सांप है, मरा हुआ मेढक है, तो उसको एक बड़ा सा ऐसे जार, ग्लास के जार में जस्ट उसको डुबा के रखा जाता था और डुबा के रखते हैं, वो सोल्यूशन होता था फॉर्मलिन सोल्यूशन। फॉर्मलिन सोल्यूशन इसी का तो सोल्यूशन होता था। फॉर्मल्डिहाइड का 40% एक को सोल्यूशन होता था फॉर्मलिन सोल्यूशन। फॉर्मलिन सोल्यूशन एक्ट एज द प्रिजर्वेटिव। 10th क्लास में भी था, 10th क्लास में भी हम लोग स्कूल के लैब में जाते थे तो कोई मेढक है, मरा हुआ मेढक है, उसको ग्लास का इतना बड़ा जार में उसको डुबा करके फॉर्मलिन सोल्यूशन में पैक करके रखा रहता था। वो फॉर्मलिन सोल्यूशन प्रिजर्वेटिव का काम करता है, वो उसको आप प्रिजर्व हो जाएगा और मेढक न तो गलेगा सड़ेगा कुछ नहीं, वो 10 साल तक छोड़ दीजिएगा, रहेगा उसमें फॉर्मलिन सोल्यूशन में। तो देखे हुए हैं लैब में, हम लोग देखे हुए हैं। तो यहाँ पे केएच का वैल्यू लो, मैक्सिमम सोलेबिलिटी, तो मैक्सिमम सोलेबिलिटी में ऑर्डर में यहाँ पे कर लीजिएगा HCHO फॉर्मल्डिहाइड, और सबसे डाटा सबसे ज़्यादा है यहाँ पे ये हाईएस्ट वैल्यू है, तो हाईएस्ट वैल्यू में सोलिबिलिटी सबसे कम होगा आर्गन, CH4 कर लीजिएगा, CO2। तो ये डाटा लिखा रहेगा, इस तरह सोलिबिलिटी पूछते हैं। नेक्स्ट, देखिए केएच का वैल्यू डिपेंड करता है टेम्परेचर पे भी, ये भी जानना है। हेनरी कांस्टेंट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। जैसे यहाँ पे गैस है, मैं एनसीईआरटी से ही ले रहा हूँ क्वेश्चन, और यहाँ पे हेनरी कांस्टेंट केएच और किलो बार में, एनसीईआरटी का पेज नंबर 40 से लिख रहा हूँ। क्योंकि ये सब चीज़ें भी आता है ऑब्जेक्टिव में, जस्ट क्वेश्चन आते रहते हैं। ऑक्सीजन गैस के लिए मैं कोई एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे ये है एनसीईआरटी पेज नंबर 40 है 40, इसमें लिखा हुआ ऑक्सीजन, मैंने ऑक्सीजन ले लिया। सो यहाँ लिखा हुआ ऑक्सीजन गैस एट, यहाँ लिखा हुआ 293 केल्विन। 293 केल्विन को आप 20 डिग्री सेंटीग्रेड भी कह सकते हैं। और एक डाटा और मैंने ले लिया। नेक्स्ट, उसी के नीचे लिखा हुआ ये एक 293 और 303 लिखा हुआ ऑक्सीजन गैस एट 303 केल्विन और 30 डिग्री सेंटीग्रेड। सो 293 में यहाँ 34.86 लिखा हुआ, 34.86 किलो बार में लिखा हुआ है। 46.82 ये लिखा हुआ 46.82, ये डाटा लिखा हुआ। इसका मीनिंग आपको समझना है क्योंकि ये सब भी आता है।
बताइए, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, यहाँ से देखिए स्टडी के डाटा से स्टडी करिए, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं केएच का वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया, और केएच का वैल्यू बढ़ गया तो सोलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर डिक्रीजेस, घट जाएगा। केएच का वैल्यू बढ़ गया, सोलिबिलिटी घट गया, तो आप रिलेट करेंगे कि व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, व्हेन T4 temperature increases, सो जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, व्हेन टेम्परेचर 20 डिग्री से 30 डिग्री इंक्रीज कर रहे हैं, देन केएच का वैल्यू, देन केएच का वैल्यू इंक्रीज किया। सो टेम्परेचर इंक्रीजेस, केएच का वैल्यू इंक्रीजेस, और केएच का वैल्यू इंक्रीज का मतलब सोलिबिलिटी डिक्रीज करके, केएच का वैल्यू हाई केएच, हाई केएच का मतलब लेस सोलेबल ऑक्सीजन। आप जानते हैं केएच बढ़ गया तो लेस सोलेबल ऑक्सीजन इन वाटर। सो आप बोलेंगे कि टेम्परेचर जैसे इंक्रीज करेंगे केएच का वैल्यू इंक्रीजेस और solubility of oxygen in water will decrease, or solubility of oxygen in water will decrease. होगी, वाटर में सोलिबिलिटी घट जाएगा। और कई एग्जाम्पल, बाकी तो हो गया है, न्यूमेरिकल बनाना है, कुछ थ्योरेटिकल एग्जाम्पल एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। नाउ सोलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर विल डिक्रीज, तो इसके हेल्प से एक दो एग्जाम्पल ऐसे एक्सप्लेन किया गया है कि जितने एक्वेटिक एनिमल हैं समुद्र में रहते हैं, तो समुद्र में जो एनिमल जैसे फिश हुआ समुद्र में रहता है, तो उसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक स्पेसिस जो है वो मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर, क्योंकि कोल्ड जब अगर टेम्परेचर लो रहेगा, केएच का वैल्यू लो रहेगा, ऑक्सीजन मोर क्या होगा, डिजॉल्व करेगा, उनको चाहिए तो ऑक्सीजन, सांस लेने के लिए वहां भी फिश को चाहिए ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन चाहिए। मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपके घर पे एक्वेरियम होगा, छोटा सा एक्वेरियम घर पे रखते हैं, कलर्ड फिश रखते हैं, तो उस फिश को सरवाइव करने के लिए एक पंप लगाते हैं हम लोग, नीचे एक पंप लगाएंगे, पंप से क्या होता है कि ऑक्सीजन डिजॉल्व होते रहता है, देखते हैं बुलबुला निकलेगा और पूरा ऑक्सीजन डिजॉल्व होते रहता है। तो ऑक्सीजन चाहिए फिश को, डिजॉल्व ऑक्सीजन चाहिए, और डिजॉल्व ऑक्सीजन, मैक्सिमम डिजॉल्व ऑक्सीजन कब मिलेगा, जब टेम्परेचर लो रहेगा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, देखिए तो टेम्परेचर बढ़ाइएगा, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, केएच का वैल्यू इंक्रीज करेगा, सोलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर विल डिक्रीजेस। सो अगर सोलिबिलिटी कम हुआ, नाउ एक्वेटिक एनिमल सांस कैसे ले पाएंगे। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इन सब के हेल्प से कई चीज़ें प्रॉपर्टी एक्सप्लेन किया गया है कि एक्वेटिक स्पेसिस दे आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर ड्यू टू मैक्सिमम डिजॉल्व ऑक्सीजन इन कोल्ड वाटर। हॉट वाटर टेम्परेचर बढ़ाइएगा, सोलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन घट जाएगा। तो जो भी डाटा लिखा हुआ उसके हेल्प से, और सब आता है, छोटा छोटा ऑप्शन में करके आता है कुछ, आप लिख लेंगे यहाँ पे। cold water due to maximum dissolved oxygen, maximum dissolved oxygen in cold water. सो कोल्ड वाटर में ऑक्सीजन ज़्यादा डिजॉल्व रहेगा, तो एक्वेटिक एनिमल ज़्यादा कंफर्टेबल कोल्ड वाटर में रहेंगे। नोट करिए।
नेक्स्ट कुछ थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी है जो एनसीईआरटी में भी है, आपको एक्सप्लेन करना था और मैंने ड्राइंग कर दिया। और ड्राइंग से आप समझिए कि जैसे आप हिल स्टेशन पे जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे जब आप जाते हैं तो वहाँ पर प्रेशर लो हो जाएगा। आप पहले भी पढ़े हुए हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम में भी पढ़े हुए हैं कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन का लेवल कम होते जाएगा। द हाई वेरी लो प्रेशर कम हो जाता है। माउंट एवरेस्ट पे तो हाफ होगा और उससे भी कम हो जाता है, वहाँ ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ता है। सो ये है, यहाँ पे है 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर में एक्सेस ऑक्सीजन अगल बगल, जैसे अभी ये एक मेरा रूम है, रूम में 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है और एकदम मेरे बॉडी में जितना ऑक्सीजन चाहिए एकदम यूनिफॉर्म ऑक्सीजन का फ्लो हो रहा है। अब ब्लड में ऑक्सीजन डिजॉल्व कर रहा है और पूरा मोशन बॉडी का जो है स्मूथ है। बट जैसे ही आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे प्रेशर लो हो जाएगा, ऑक्सीजन कम होगा और ऑक्सीजन कम होने पे एनॉक्सिया डिजिट, ये है एनॉक्सिया डिजिट। एनॉक्सिया डिजिट क्या होता है कि जस्ट थकना, बहुत जल्दी आप टायर्डनेस, थोड़ा सा दूर चलेंगे थकने लगेंगे, एंड द मेंटल कन्फ्यूजन, ठीक है, बहुत कन्फ्यूजन होता है, ठीक है, बहुत कन्फ्यूजन रहेगा। जैसे जैसे मान लीजिए आप होटल से निकले हैं रूम से और आप ट्रैकिंग कर रहे हैं, हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो की मिसिंग हो जाएगा आपका। होटल की कहाँ रखे हैं, इस पॉकेट में, बैग में, ट्रैकिंग बैग में कहाँ रखे, वो सब एकदम मिसिंग हो जाएगा। नाम, अपने दोस्तों का नाम याद भूल जाएगा, ठीक है। या जैसे गाड़ी का ड्राइवर है, ड्राइवर का नाम 2-3 दिन से साथ है, पता रहेगा, बट जैसे हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे कन्फ्यूजन हो जाएगा, नाम ही नहीं याद रहता। तो मैं तो ट्रैकिंग करता हूँ, हाई एल्टीट्यूड पे जाते रहता हूँ, तो हाई एल्टीट्यूड पे ये सब फील होता है। एनॉक्सिया डिजीज में मेंटल कन्फ्यूजन, एकदम कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है, एकदम सर दर्द करने लगेगा, तुरंत थोड़ा सा दूर चलिएगा टायर्डनेस, थोड़ा सा दूर चलने में एकदम थक जाइएगा। नाउ एट हाई एल्टीट्यूड जब ऊपर पहाड़ पे जाते हैं, ट्रैक करते हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा। ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो रीजन आप यहाँ पे हेनरी लॉ तो है, प्रेशर डिक्रीज करेगा। नाउ सोलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, क्योंकि हम लोग सांस लेते हैं तो ब्लड में ऑक्सीजन डिजॉल्व करता है, वो डिक्रीज कर जाएगा, वो डिक्रीज करेगा डिजॉल्व ऑक्सीजन इन ब्लड का लेवल कम हो जाएगा, ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा और उसी के चलते टायर्डनेस, एकदम थक जाइएगा, थोड़ा सा दूर चलने पे थक जाइएगा, मेंटल कन्फ्यूजन, एकदम आप कन्फ्यूजन रहेगा, ठीक है, नाम याद नहीं रहेगा, चीज़ें भूल जाइएगा कि कहाँ रखा था मैंने ये, ठीक है। तो ये बहुत कॉमन है। और बट जैसे ही लो एल्टीट्यूड पे आते हैं सब चीज़ नॉर्मल हो जाता है। तो हाई एल्टीट्यूड पे एनॉक्सिया डिजीज, उसके पीछे हेनरी लॉ ही है, क्योंकि जैसे प्रेशर कम होगा, ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जाना कम हो जाएगा, डिजॉल्व नहीं करेगा ब्लड में, ऑक्सीजन का सोलिबिलिटी कम होगा, ऑक्सीजन का सोलिबिलिटी कम होने से इसी को एनॉक्सिया डिजीज बोलते हैं, जो मेंटल कन्फ्यूजन एंड टायर्डनेस, एकदम थक जाना, ठीक है। अभी तो टीवी पे भी आते रहता है कि जैसे ये ऑक्सीमीटर है, ऑक्सीमीटर जैसे ये तो मेरे पास पहले से था, बहुत पुराना ऑक्सीमीटर है जो ट्रैकिंग पे भी जरूरत पड़ता है, क्योंकि ट्रैक जब करते रहते हैं तो ट्रैक करने में कितना ऑक्सीजन लेवल है, कितना बॉडी जस्ट सपोर्ट कर पा रहा है। तो जस्ट सिंपल ये है, आपका ऐसे ओपन करना, बैटरी ऑपरेटेड है, नीचे में बैटरी लगा हुआ है, जस्ट अपने फिंगर को यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिए, इंसर्ट करिएगा, यहाँ पे मॉनिटर है, डिस्प्ले आने लगेगा, ठीक है। अभी जैसे स्टार्ट हो रहा है रीडिंग, जस्ट 10 सेकेंड लगता है रीडिंग। यहाँ पे अभी जो सैचुरेशन लेवल है, यहाँ पे जो डिस्प्ले कर रहा है 98% ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन बॉडी में 98 है। 98 एक अच्छा लेवल कहलाता है। 95 to 100 के बीच में 1 एटमॉस्फेयर, जैसे यहाँ पे हम लोग खड़े हैं 1 एटमॉस्फेयर अर्थ लेवल पे, 95 to 100, तो मेरा लेवल अभी 97 हो गया। तो 95 to 100 लेवल जो है ये एक स्मूथ, एक यूनिफॉर्म ऑक्सीजन लेवल हो गया बॉडी में आपका। बट यही जो ऑक्सीमीटर है, अगर आप लेह में चले जाइएगा, लद्दाख में जाइएगा या मनाली में जाइएगा, तो ये ऑक्सीमीटर रीडिंग करना कम कर देगा। जैसे वहाँ लेह में तो था कि ट्रैकिंग के लिए ये 80 पे आ जाता है, तो ऑक्सीजन लेवल जो है वो 80 हाई एल्टीट्यूड आएगा, तो वहाँ ट्रैक जब करते हैं तो 80 पे आ जाता है। 80 लेवल अगर 80 से कम है तो परमिशन नहीं मिलता। ट्रैकिंग के लिए भी जैसे कुछ ट्रैकर है, कुछ रूट है जहाँ पे गवर्नमेंट का परमिशन लेके जाना पड़ता है, वहाँ मेडिकल चेकअप होता है, मेडिकल चेकअप होगा, वहाँ पे जस्ट डॉक्टर रहेंगे टीम, वो आपको चेक करेंगे, जब अलाउ करेंगे कि हाँ फिटनेस आपका सही है, ऑक्सीजन लेवल देख लेते हैं, ऑक्सीजन लेवल सही है, तब अलाउ करेंगे। नहीं सही रहने पे आपको वेट करने के लिए बोलते हैं। ये नहीं कि मना नहीं करते,
ये नहीं कि आपको कैंसिल कर दिए, तो आपको जस्ट वेट करने देते हैं, 2 दिन 3 दिन वेटिंग पीरियड लगाते हैं कि बोलते हैं 2 दिन आप रुक के अभी, क्योंकि जैसे लेह का एटमॉस्फेयर है, वहाँ पे प्रेशर हाई एल्टीट्यूड है, सडन एक दिन जाने के बाद तुरंत ट्रैकिंग नहीं स्टार्ट कर सकते, 2 दिन कम से कम वेट करिए, 2 दिन वेट करिए, अपने बॉडी को एडजस्ट होने दीजिए वहाँ के एटमॉस्फेयर में। 2 दिन में भी एडजस्ट नहीं हुआ तो फिर 2 दिन और वेट करिए, फिर भी नहीं एडजस्ट होता है तो लोग इंजेक्शन लगाते हैं, ऑक्सीजन का इंजेक्शन लगाएंगे, कुछ आपको इंजेक्शन ऑक्सीजन का टैबलेट देंगे कि टैबलेट ले करके जब आपको देख लेते हैं कि 80 के लेवल में आ गया, देन परमिशन मिलेगा, देन पास बनेगा, एक एटीएम कार्ड मिलता है, उसको लेके फिर आगे परमिशन मिलेगा। चेक करते हैं, वहाँ बॉर्डर पे रहते हैं, फोर्स रहते हैं, वो आपके एटीएम कार्ड को देखेंगे कि हाँ आपको परमिशन मिल गया है, देन फर्दर आगे बढ़ने का अलाउ करते हैं। तो ऑक्सीजन लेवल जो होता है ये चेक करने के लिए सिंपल मशीन होता है, जो कोई भी ट्रैकर रहता है सब अपने पास रखते हैं, कि जरा सा भी थकान हुआ तो चेक कर लेते हैं कि ऑक्सीजन लेवल कितना है। बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है, तुरंत रेस्ट करना होता है, 10 मिनट 20 मिनट के लिए बैठ जाइए वहाँ पे। तो ये एनोक्सिया डिजीज जो है वो आपका हेनरी लॉ के ऊपर ही है, एनसीईआरटी में पढ़ना है। और प्रॉपर्टी, छोटे छोटे प्रॉपर्टी मैं ड्राइंग कर करके आपको समझा देता हूँ। आप नोट कर लीजिएगा कि ये हाई एल्टीट्यूड पे वेरी लो प्रेशर होने पे ऑक्सीजन डिजॉल्व हो जाता है, बहुत कम हो जाएगा, और जब ऑक्सीजन का लेवल कम होगा बॉडी में तो वहाँ से एनोक्सिया डिजीज, जिसको मेंटल कन्फ्यूजन, टायर्डनेस होता है, थोड़ा दूर चलने के बाद जस्ट आप थक जाइएगा। और ये चीज़ें ट्रैकिंग करते समय जैसे बहुत सारा रूट है, ये नहीं कि हाई एल्टीट्यूड पे आपको थकान होगा, नहीं, आप उस जगह के एटमॉस्फेयर को देखिए। कई ट्रैकिंग हम लोग करते हैं, जैसे मैं वैली ऑफ फ्लावर गया, तो वैली ऑफ फ्लावर में आपको जरा सा थकान नहीं होगा, वो भी हाई एल्टीट्यूड है, वो भी हाई एल्टीट्यूड पे है, वैली ऑफ फ्लावर भी हाई एल्टीट्यूड पे है, वहाँ भी पहाड़ों के ऊपर चढ़ना है, बट थकान नहीं होता है, क्योंकि चारों तरफ ग्रीन एकदम जंगल रहेगा, ग्रीन 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 जंगल रहेगा। तो जहाँ भी ग्रीन है, जहाँ फ्लावर है, जहाँ प्लांट है, चारों तरफ ग्रीन 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 दिख रहा है, वहाँ ऑक्सीजन कम नहीं होगा। इसका मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन है, क्योंकि जहाँ प्लांट है, जहाँ पत्ते हैं एकदम ग्रीन कलर का, जहाँ फ्लावर है, वहाँ ऑक्सीजन लेवल कम नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे तो ऑक्सीजन हाई हो जाएगा। वहाँ तो ऑक्सीजन, क्योंकि प्लांट है तो प्लांट तो ऑक्सीजन रिलीज करेगा, वहाँ सांस लेने में कहीं दिक्कत नहीं होता, वहाँ कभी नहीं थकते, ठीक है, कभी भी एकदम कहीं नहीं थकेंगे, आराम से चलते रहते हैं, पहाड़ एकदम चढ़ते जाएंगे। बहुत सारे ट्रैकिंग मेथड, जैसे सिक्किम में भी, सिक्किम हो गया, सिक्किम से मेघालय के आगे चेरापूंजी में गया था ट्रैकिंग में मैं, डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज होता है, तो वहाँ भी ट्रैकिंग करने में एकदम बहुत हाई एल्टीट्यूड है, जंगलों के बीच में से जाना है, बट थकान नहीं होता है, क्योंकि जंगल के बीच से चलिएगा तो प्लांट है, ग्रीन प्लांट में एकदम ऑक्सीजन आपको मिलते रहेगा। बट लेह लद्दाख जाइएगा, लेह लद्दाख में आप पूरा लेह में ट्रैक करते रहिए, एक प्लांट नहीं मिलेगा, घास तक नहीं मिलता, वो हरा घास जो होता है वो तक नहीं मिलेगा, कहीं प्लांट नहीं मिलेगा, एक सिंगल प्लांट मिलेगा, डिजर्ट टाइप का, केवल खड़ा रहेगा, सूखा एकदम, ठीक है, कहीं पत्ती नहीं मिलेगा उसमें, ठीक है। तो वहाँ ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है, वहाँ चलना बहुत टफ होता है, वहाँ थोड़ा दूर चलिएगा जस्ट थक जाइएगा। तो हाई एल्टीट्यूड में भी देखना पड़ता है कि कैसा है वो एरिया, कैसा है, एकदम प्लांट नहीं है मतलब ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, एकदम थोड़ा थोड़ा दूर चलने के बाद रुकना पड़ता है। हाई एल्टीट्यूड में अगर वो जंगलों के रास्ते से जा रहे हैं तब थकेंगे नहीं, तब तो आराम से चलते रहेंगे। तो ये था एनोक्सिया डिजीज। ऐसा और भी चीज़ें सीखना है तो नेक्स्ट मैं और दूसरा प्रॉपर्टी बताता हूँ। सो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हेनरी लॉ पे वो आपको एक्सप्लेन करना था हैंड स्टडी में। और स्कूबा डाइविंग ये भी एडवेंचर एक्टिविटी में आता है। जब आप बड़े हो जाएंगे तो मतलब आप बड़े डॉक्टर बन जाएं, बड़े इंजीनियर बन जाएं और बड़े ऑफिसर बने और ढेर सारा पैसा कमाएं, तो मनी का बेस्ट यूज है टूरिज्म। खूब टूर करिएगा मेरी तरह। मैं तो जब रेगुलर क्लास होता है तो 100 दिन के बाद 10 दिन का ब्रेक लेता हूँ। 100 दिन क्लास करा लिया, खूब एकदम हार्ड वर्किंग होता है क्लास हम लोग। उसके बाद फिर हम लोग 10 डे का ब्रेक लेते हैं।
10 डे कहीं ना कहीं मैं चला जाता हूँ, कहीं जस्ट अपने ट्रैकिंग पे, पहाड़ों पे, या एकदम अकेला जहाँ पे एकदम शांति हो। तो एडवेंचर स्पॉट्स में ये भी आता है, ये भी मैं खूब करता हूँ। स्कूबा डाइविंग कई बार मैं कर चुका हूँ। तो जो हम लोग स्कूबा डाइविंग में फील करते हैं वही चीज़ें यहाँ पढ़ना है कि स्कूबा डाइविंग में जस्ट पहले ये फर्स्ट पॉइंट आप पढ़ लीजिए। फर्स्ट पॉइंट गैस लॉ। गैस लॉ से आप रिलेट कर सकते हैं। गैस लॉ में जैसे प्रेशर है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हुआ, और जैसे ही आप 10 मीटर, जस्ट 10 मीटर आपको नीचे जाना है। गैस लॉ में आप पढ़े हुए हैं कि प्रेशर का वेरिएशन जो होता है, बस आप ये लेवल है, इसके 10 मीटर नीचे पानी में चले जाइए, आप प्रेशर डबल हो जाएगा। तो प्रेशर डबल हो जाता है जैसे ही आप 10 मीटर, बस 10 मीटर नीचे जाते हैं, प्रेशर डबल हो जाता है। ये हम लोग गैस लॉ में पीवी इक्वल टू एनआरटी में प्रेशर का यूनिट, जहाँ पे सारा यूनिट हम लोग डिस्कस किए थे इन रिस्पेक्ट ऑफ द वाटर, 10.2 मीटर था। तो अप्रोक्सीमेटली ले लीजिए कि जैसे ही आप 10 मीटर 10 मीटर डाउन जाते हैं, प्रेशर डबल हो जाता है। अब स्कूबा डाइविंग जो होता है, स्कूबा डाइविंग में जस्ट बॉडी के ऊपर एक सिलेंडर ले लेते हैं, और सिलेंडर लेके हम लोग 10 मीटर नहीं 100 मीटर डिप जाते हैं। 100 मीटर नीचे ऐसे समुद्र के अंदर एकदम खूब नीचे तक जाना होता है। कई बार तो मैं बेस छू के चला जाता हूँ। समुद्र का जो बेस होता है उतना नीचे तक जाता हूँ कि बेस को टच करके एकदम हाथ से टच किया, चलाया ऊपर। ठीक है। तो जब आप 100 मीटर जब जाते हैं और बॉडी के ऊपर एक सिलेंडर, पूरा सिलेंडर एकदम लेकर के, माउथ में पाइप रहता है, पाइप हेड के ऊपर से आएगा, माउथ से अटैच रहता है, सांस लेते रहते हैं। ठीक है, उससे आपको जाना होता है। जब आप बहुत नीचे तक जाएंगे, 100 मीटर तक नीचे जाएंगे, तो हाई प्रेशर, बहुत हाई। 10 मीटर ही अगर जाते हैं, 10 मीटर जाने में तो आपको 2 एटमॉस्फेयर हो जाता है। आप स्विमिंग पूल में जाइए ना, स्विमिंग पूल तो 10 मीटर भी नहीं रहता। स्विमिंग पूल में जस्ट टाइप करिए, जो डिप जोन होता है 10 फीट होता है, सिर्फ 10 फीट में आप टाइप करके देखिए। जैसे आप नीचे जाएंगे, आप स्विमिंग पूल के बेस को छुएंगे, सर पे इतना हाई प्रेशर लगता है, हाई लगेगा कि सर फट जाएगा, तुरंत ऊपर भागते हैं। तो आप 10 फीट का तो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाइएगा। हम लोग बात करें 100 मीटर, 100 मीटर का प्रेशर, इतना हाई प्रेशर जब जमीन के नीचे समुद्र के अंदर 100 मीटर तक डिप चले जाते हैं, तो उस केस में प्रेशर, हाई प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा। और जब प्रेशर हाई रहेगा तो इस सिलेंडर के अंदर जो भी गैस है, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस रहता है, तो आपके बॉडी में हाई सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन ब्लड। हाई प्रेशर, क्योंकि हेनरी लॉ, प्रेशर बढ़ाइएगा, सोलिबिलिटी ऑफ गैस बढ़ेगा, खूब हाई प्रेशर आ जाएगा। हाई सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन ब्लड, हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। आपके बॉडी में जो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, उसमें कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आप हेनरी लॉ पढ़े हुए हैं। हाई प्रेशर, प्रेशर बढ़ाइएगा, सोलिबिलिटी ऑफ गैस, ब्लड में सोलिबिलिटी ऑफ गैस बढ़ जाएगा। चलिए, ये सब चीज़ें ठीक हो गया। बट जैसे ही आप धीरे धीरे जस्ट डाइव करके, डाइव 45 मिनट 1 आवर का डाइव होता है, आप समुद्र में जाइए, डाइविंग करिए, एक्सप्लोर करिए ना, धीरे से फिर ऊपर 1 घंटे बाद ऊपर आना होता है। तो जैसे आप ऊपर आएंगे, ऊपर आने पे ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ और वो फील होता है ये, ठीक है। जैसे कम टुवर्ड सरफेस देन प्रेशर सडन डिक्रीजेस। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हाई प्रेशर है, और जैसे ही आप ऊपर आना शुरू करेंगे, ठीक है, ऊपर आएंगे तो ऊपर आने में कम टुवर्ड सरफेस, प्रेशर एकदम डिक्रीज करेगा। और प्रेशर जैसे ही डिक्रीज करेगा, आपके बॉडी से सारा गैस सडन खूब तेज निकलना शुरू करेगा। लिखा हो फास्ट रिलीज ऑफ गैस व्हेन, जैसे ही गैस आपके बॉडी से निकलेगा, फॉर्म बबल। जब गैस खूब तेज निकलेगा, गैस खूब तेज निकलना शुरू करेगा, तो आपके बॉडी में बबल बनाने लगेगा, नाइट्रोजन, फॉर्म बबल ऑफ नाइट्रोजन इन ब्लड, क्योंकि गैस रेस लगाएगा कि जल्दी से गैस हम लोग बाहर निकले। बॉडी में जितना डिजॉल्व ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है, बाहर निकलने की कोशिश करेगा। उसमें नाइट्रोजन प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नाइट्रोजन जो होता है, गैस जल्दी जल्दी निकलने में बबल बनाने लगेगा, और जब बबल बाहर निकलना शुरू करता है, बबल, तो विच ब्लॉक्स द कैपिलरी एंड क्रिएट अ मेडिकल कंडीशन विच इज कॉल्ड बेंड्स। क्योंकि देखिए, लंग्स जो होता है, जो फेफड़ा होता है, उसमें एकदम माइन्यूट सुई की तरह खूब लाखों होल्स रहते हैं, जो सुई की तरह एकदम महीन एकदम होल्स रहता है। और जैसे ही अगर हमारे बॉडी से गैस बनना शुरू किया और नाइट्रोजन निकल रहा है, तो वो क्या करेगा, छोटा 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 बबल बना करके जो सुई का एकदम महीन महीन होल है, सब होल्स को ब्लॉक कर देगा। अब ब्लॉक करेगा, ब्लॉक करते ही आपको एक्सेस पेन शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ये तो ठीक है, ये अब जैसे हाई प्रेशर जा रहे हैं, सिलेंडर लिए हुए हैं, हाई प्रेशर में ब्लड में खूब सारा ऑक्सीजन जो है सोलेबल हो गया, सोलेबल होकर के बॉडी के अंदर एक्सेस ऑक्सीजन आ गया। बट जैसे आप बाहर निकलते हैं, प्रेशर सडन डिक्रीज करता है, अचानक डिक्रीज करेगा। फास्ट रिलीज ऑफ गैस फ्रॉम
विच फॉर्म, जो जैसे फास्ट गैस निकलेगा नाइट्रोजन बबल बना देगा। द बबल ऑफ नाइट्रोजन इन ब्लड विच ब्लॉक्स द कैपिलरी ऑफ द लंग्स, जो फेफड़ा होता है उसका जो सुई की तरह महीन महीन होल रहेगा उसी को कैपिलरी बोलते हैं। वो बबल्स जा जाके वहाँ पे बैठना शुरू कर देगा और उसको ब्लॉक कर देगा एंड क्रिएट अ मेडिकल कंडीशन। वो मेडिकल कंडीशन क्रिएट कर देता है जिसको बोलते हैं बेंट्स बोलते हैं, विच इज पेनफुल एंड डेंजरस फॉर लाइफ। वो बड़ा पेनफुल होता है, जैसे बाहर निकल ऐसे होता नहीं है। ये चीज़ें दिखाया गया है, समझाया गया आपको। इसका सोल्यूशन है, पहले होता था बहुत पहले, आप 50 साल पहले की अगर डाइविंग सीखिएगा, 50 साल पहले लोग तो जा भी नहीं पाता था, इतना 100 मीटर नहीं जाता था, 10 मीटर 20 मीटर तक डाइव करके नीचे चला आता था, क्योंकि वो जितना डिप पे जाइएगा उतना प्रॉब्लम होगा, उतना जैसे ही ऊपर आइएगा तो उतना ज़्यादा रिलीज करेगा, उतना ज़्यादा बबल्स बनेगा, कैपिलरी जो फेफड़ा है लंग्स है उसके ट्यूब्स को ब्लॉक करेगा और ब्लॉक करने में सांस लेने में फिर दिक्कत होगा और बहुत एक्सेस पेन हो जाता है और कभी कभी लोग डेथ भी कर जाता है, डेंजरस फॉर लाइफ। अभी नहीं होता है, अभी आप आराम से जाइए, बाहर निकलिए, कुछ नहीं होता। इसका सोल्यूशन बना, बाद में आया सोल्यूशन। शुरू में लोग सिलेंडर के अंदर जो है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस भर देते थे, क्योंकि लोग का कॉन्सेप्ट यही था कि हम लोग क्लासरूम में यहाँ पे रूम में सांस ले रहे हैं। क्यों सांस ले रहे हैं? कि हमारे अगल बगल एक्सेस ऑक्सीजन और एक्सेस नाइट्रोजन है और मुझे जाना है समुद्र में जाके डाइव करना है, तो डाइव करने का भी सेम कॉन्सेप्ट है। तो डाइव करने का भी सेम कॉन्सेप्ट, वही कॉन्सेप्ट कि अगर हमें समुद्र के अंदर सांस लेना है तो हमें चाहिए ऑक्सीजन, हमें चाहिए नाइट्रोजन, ठीक है। तो लोग ने प्लान किया कि उस सिलेंडर के अंदर कंप्रेस्ड ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भर देंगे, तो वहां पे प्रॉब्लम हुआ था। वो सिर्फ आप नाइट्रोजन ऑक्सीजन भरिएगा तो वो आपको बहुत ज़्यादा बेंड्स क्रिएट करेगा, पेनफुल हो जाता है, ठीक है। बाद में इसका सोल्यूशन आया कि इस मिक्सचर के अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सम अमाउंट ऑफ हीलियम, नियरली 12% इसमें हीलियम भर देते हैं। तो अभी जितना हम लोग डाइव करने जाते हैं डीप सी डाइवर्स में, तो वहाँ कुछ हीलियम का परसेंटेज डाल दिया जाता है और हीलियम जैसे ही आप डाल दीजिएगा ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन आ जाता है। ये बेंड्स नहीं बनने देगा, हीलियम कभी बेंड्स नहीं बनने देता। हीलियम जैसे ही भर दीजिएगा इसके अंदर सब गैस एक साथ निकलेगा, नाइट्रोजन बबल बनाने की कोशिश करेगा बट हीलियम बबल को तोड़ देगा, बाहर निकाल देगा, ठीक है। हीलियम जो है एकदम स्मूथ कर देता है, सारा गैस को निकलने में हेल्प कर देता है। तो इसका सोल्यूशन बना, बाद में इसका सोल्यूशन आया, वो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो आपको नोट करना है कि जैसे आप 10 मीटर डीप जाते हैं तो आप जानते हैं प्रेशर डबल हो जाता है। ये हम लोग गैस लॉ में पढ़े हुए हैं। और जब आप डाइवर्स बनेंगे, डीप सी डाइवर्स, आप जस्ट डाइव करेंगे, ठीक है, समुद्र में आप डाइव करने के लिए जाएंगे तो वहाँ डाइव करने के लिए आप 100 मीटर तक नीचे चले जाते हैं, ठीक है। नीचे 100 मीटर तक जाएंगे। 100 मीटर जाने के बाद आप प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जो सिलेंडर लेके जा रहे हैं उससे ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस एक्सेस सोलेबिलिटी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एक्सेस नाइट्रोजन ऑक्सीजन आ जाएगा गैस। और यहाँ कोई कुछ फील नहीं होता है, अंदर में नहीं पता चलेगा। अंदर में आप, क्योंकि वो प्रेशर हाई प्रेशर रहता है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन जाएगा, वो आपको जरा सा पता नहीं चलेगा, वहाँ सर दर्द नहीं होता है। बट जब नीचे से बाहर निकलेंगे, बाहर निकलने पे प्रॉब्लम होता है। बट पहले प्रॉब्लम होता था, अभी नहीं। अभी तो कई बार मैं डाइव तो कई बार जा चुका हूँ सर, ठीक है। कई दूसरे कंट्री में भी जाएगा तो खूब वहाँ भी डाइवर्स होता है, डाइव करते हैं, स्कूबा डाइविंग होता है। हम लोग कंट्री में स्कूबा डाइव, द बेस्ट स्कूबा डाइव हम लोग कंट्री में है अंडमान निकोबार। और वहाँ पे भी अंडमान से आपको 80 किलोमीटर दूर एक आइलैंड है, ठीक है, हैवलॉक आइलैंड। मैं बताता हूँ। मैं आपको डिस्कस कर रहा था स्कूबा डाइविंग। तो स्कूबा डाइविंग का जो बेस्ट लोकेशन है हम लोग कंट्री में, जो बेस्ट सबसे अच्छा लोकेशन है अंडमान और निकोबार। अंडमान में नहीं होता, ठीक है, अंडमान में पहले होता था, ठीक है। वहाँ एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस के पास पहले होता था। बट अभी जो होता है स्कूबा डाइविंग, जो अंडमान से 80 किलोमीटर दूर है, एक छोटा सा आइलैंड है, हैवलॉक आइलैंड है। वो हेवन टाइप का, वो हेवन, जैसे मैं बोलता हूँ कि कई बार क्लास का इतना प्रेशर रहता है कि आप क्लास लेते मैं परेशान हो जाता हूँ। फिर उसके बाद 100 डे क्लास हो गया, फिर मैं ब्रेक ले लेता हूँ, 10 दिन के लिए ब्रेक लेकर कहीं एकदम आइसोलेट हो जाता हूँ। कोई मोबाइल नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ छोड़ करके कहीं चला जाता हूँ विथ फैमिली, सारे लोग, सारे फैमिली मेम्बर के साथ कहीं एकदम 10 दिन के लिए एकदम फ्री। तो 10 दिन के लिए जो फ्री, उसमें एक मेरा बेस्ट लोकेशन हैवलॉक भी है। हैवलॉक जा करके एकदम आइलैंड है, बहुत कम लोग मिलेंगे, 5 स्टार होटल बहुत सारा है, बहुत सारे लोग जाते हैं,
ठीक है। वहाँ पे आप जा करके एकदम 10 दिन के लिए एकदम ब्लेस्ड, कहीं कोई मोबाइल नहीं, कोई टीवी नहीं, बस आप नेचर के बीच में एकदम बैठे रहें। छोटा सा आइलैंड है, ठीक है। वर्ल्ड का बेस्ट जो बीच आता है, जो सी बीचेस होते हैं, वो वहीं पे हैवलॉक में ही है। पूरे वर्ल्ड का बेस्ट बीच है, ठीक है। राधानगर करके एक बीच है, बहुत ब्लैक काला पत्थर बीच है, और वहाँ पे स्कूबा डाइविंग खूब होता है, ठीक है। तो स्कूबा डाइविंग वहाँ पे खूब करते हैं हम लोग। जब भी जाएंगे तो स्कूबा डाइविंग जरूर करेंगे। सस्ता, बहुत सस्ता है। दूसरे कंट्री में जो जाइएगा आपको स्कूबा डाइविंग का 20,000 लगता है। दूसरे कंट्री में भी क्या हुआ, मैंने बहुत सारा अदर कंट्री में भी, जैसे इंडिया के बाहर भी स्कूबा डाइविंग कर चुका हूँ। बट हैवलॉक है, हैवलॉक में स्कूबा डाइविंग बार्गेनिंग करके करिएगा, अब 1500 में हो जाता है। सोचिए कि दूसरा कंट्री में, आप दूसरे कंट्री में जाते हैं तो 20,000 पे करना पड़ता है। सेम स्कूबा डाइविंग उससे बेटर हम लोग कंट्री में सिर्फ 1500 में हो जाता है। और 2-3 बार जाइएगा, स्कूबा डाइविंग करिएगा तो वो खूब, जैसे हम लोग खूब करते रहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि स्कूबा डाइविंग जाने से पहले होटल से ब्रेड, जैसे ब्रेकफास्ट मिलता है तो ब्रेड, इतना सारा ब्रेड जस्ट बैग में डाल लेते हैं, पूछ लेते हैं कि हाँ ब्रेड मुझे चाहिए, तो ब्रेड का पूरा पॉलिथीन में ब्रेड लेकर के अब स्कूबा डाइविंग करने जाते हैं तो हम लोग पूरा ब्रेड का पैकेट, सब फैमिली, जैसे वाइफ है, मैं हूँ, छोटा बेटा एक को अलाउ है, एक को 3 साल से नीचे का अलाउ नहीं रहता, एक है 7 साल का, वो जाता है साथ में, वो भी साथ हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सब लोग पॉलिथीन में ब्रेड निकाल लेते हैं। जब समुद्र के अंदर एकदम डीप पे चले जाएंगे, ब्रेड निकाल लेंगे सब। अब ब्रेड को पॉलिथीन से बाहर निकालेंगे, हाथ में से ब्रेड पकड़े रखिए, और फिर मैजिक देखिए, ब्रेड पकड़े रखिए, पूरा आपका बॉडी फिश से घिर जाएगा, एक रेड कलर पूरा, मतलब लगेगा कि एकदम एक्वेरियम के बीचों बीच में आप बैठे हुए, चारों तरफ से कलर्ड फिश, पूरा हाथ पे चारों छोटे छोटे फिश, एकदम ब्लैक, रेड, ब्लू, ग्रीन कलर का पूरा फिश एकदम सर्किल बना लेगा। ब्रेड खाने के लिए आता है, तो ब्रेड का जैसे स्मेल आएगा, चारों तरफ आपके फिश आ जाता है। तो एकदम हेवन टाइप का लुक, एकदम लगेगा कि आप एकदम हेवन में। टीम रहता है, मतलब ऐसे नहीं कि अकेले आपको जाना होता है। तीनों जैसे हम लोग मेंबर गए तो हमारे साथ भी उनका एक टीम लीडर रहेगा, वो इंस्ट्रक्शन देते रहता है। वहाँ पे जैसे कमांड होता है कि कैसे फॉलो करना है, कैसे अप जाना है, डाउन जाना है, कैसे मूव करना है। उनके पास कैमरा भी रहता है, वो पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग भी करते हैं हम लोगों की। तो मतलब एकदम अच्छा सा सबको करना चाहिए। आप ही पढ़िए, बड़े ऑफिसर बनिए, और लाइफ को खूब एंजॉय करिए। लाइफ एंजॉय करने का एक बेस्ट मोड है टूरिज्म, एक्सेस टूरिज्म। पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करिए, बहुत चीज़ें सीखिएगा। तो ये चीज़ें साइंस का है, ये सब पार्ट है जो आपको एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि हाई प्रेशर पे जब जाते हैं तो ब्लड में ऑक्सीजन डिजॉल्व कर जाएगा, और जैसे आप ऊपर आएंगे तो ऊपर आने पे सारा ऑक्सीजन नाइट्रोजन ब्लड से रिलीज करना शुरू करेगा, और जिसमें नाइट्रोजन है बीच बीच में छोटा छोटा बबल बनाएगा। जो आपका लंग्स है, जो फेफड़ा है, उसके अंदर कैपिलरी ट्यूब्स होते हैं, सुई की तरह महीन महीन लाखों होल्स रहते हैं, जिसमें बबल्स जाके ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक कर करके एकदम मेडिकल कंडीशन क्रिएट करता है, जिसको बेंट्स बोलते हैं, और जो कि हाईली पेनफुल होता है। एक्सेस बबल होने पे डेथ भी हो जाता है, जो आपको जानना है। ये फिगर बना के मैंने लिख दिया आपको। इसका सोल्यूशन, शुरुआत में ये प्रॉब्लम हुआ था, बाद में इसका सोल्यूशन आया कि इस सिलेंडर जो है, इस सिलेंडर में हीलियम गैस फिल कर दीजिए, ठीक है। इसमें हीलियम गैस 12% हीलियम गैस डाल दीजिए, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। आप नोट करेंगे 4th पॉइंट। to avoid beds formation. In scuba diving, so जो गैस सिलेंडर है, इसका कंपोजिशन है 56% आपको नाइट्रोजन लेना है। तो गैस सिलेंडर में 56% नाइट्रोजन आपको रखिएगा, 32% ऑक्सीजन, ये है लिखा हुआ एनसीईआरटी में 32%, नियरली होता है 32% ऑक्सीजन, और 12% आप जोड़ लेंगे, 12% आपको हीलियम लेना है।
तो ऑक्सीजन और साथ में हीलियम, तो ये है, आप जोड़ लीजिए आपका 56, सो 88 एंड 12, ओके, ये करेक्ट है। तो हीलियम, कई लोग तो एग्जाम में आया हुआ है कि ऑक्सीजन प्लस हीलियम, हीलियम लेना जरूरी होता है कि ऑक्सीजन आपको रेस्पिरेशन के लिए, सांस लेने के लिए, और हीलियम जो है वो स्मूथ कर देता है, बबल्स को रोकेगा, बबल्स बनेगा तो उसको फोड़ देगा और हीलियम जस्ट बॉडी से बाहर निकल जाता। तो हीलियम रखने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था, बेंड्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। सो ये हो गया 10 11 पॉइंट। सो नेक्स्ट पॉइंट हेनरी लॉ पे, नेक्स्ट एग्जांपल जो एनसीईआरटी में है, जो हम लोगों को डिस्कस करना था। नाउ सोडा वाटर फीचर्स व्हेन ओपन, ठीक है, सब लोग फील किए हैं, सब लोग घर में देखते हैं। कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, सोडा बॉटल, जैसे आप उसको ओपन करेंगे उसमें से CO2 गैस का एफर्वेसेंस बबल निकलना शुरू कर देता है और सम साउंड, हल्का सा साउंड निकलता है, तो वो सब लोग हम लोग फील किए हैं। तो इसी को सोडा वाटर फीचर्स, हल्का सा साउंड के साथ एफर्वेसेंस निकलता है, सबके घर में ये फील हुआ है। सब लोग कोल्ड ड्रिंक को जब सर्व करते हैं हम लोग ग्लास में, तो वो ये फील करते हैं हम लोग। तो एफर्वेसेंस ऑफ CO2, सो कंडीशन देखिए, सोडा वाटर भी मिलता है, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, कोई भी कोल्ड ड्रिंक, जो भी आप कोल्ड ड्रिंक, कोला, स्प्राइट, जो भी आप ड्रिंक करते हैं, थम्स अप, तो वो जो कोल्ड ड्रिंक हो गया, द कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक का कंपोजिशन क्या होता है, तो कोल्ड ड्रिंक जो बोतल पैक है, सील किया हुआ है, आप जानते हैं कि उसके अंदर वाटर है, साथ में उसमें CO2 गैस है, कंप्रेस्ड CO2 गैस जो वाटर में सोलेबल है एट हाई प्रेशर हाई होता है, कंप्रेस्ड किया हुआ है। शुगर, स्वीटनेस के लिए शुगर डाला हुआ है, ठीक है। सम फ्लेवर, जिस टाइप का कोल्ड ड्रिंक आप ले रहे हैं उसका फ्लेवर रहेगा उसमें। तो ये है आपका कोल्ड ड्रिंक का कंपोजिशन कि कोल्ड ड्रिंक में वाटर है, नाउ कंप्रेस्ड CO2 गैस है जो सोलेबल है इसमें, और यहाँ पे शुगर है स्वीटनेस के लिए एंड सम फ्लेवर, ठीक है। कंप्रेस करके हाई प्रेशर इज नियरली 5 एटमॉस्फेयर पे सिल्ट कर दिया गया। हेनरी लॉ, अगर प्रेशर हाई रहेगा तो मोस्ट सोलेबल CO2 एट 5 एटमॉस्फेयर, अगर हाई प्रेशर है CO2 कंप्लीटली सोलेबल है, डिजॉल्व CO2 है, कंप्रेस किया हुआ है। बट जैसे ही इसका कैप खोलते हैं, सब लोग घर में हम लोग कोल्ड ड्रिंक सर्व करते हैं गेस्ट को या अपने लिए भी कोल्ड ड्रिंक जब निकालते हैं, तो जैसे ही कैप खोलेंगे, कैप खोल के ग्लास में डालेंगे तो देखते हैं एकदम बबल बनना शुरू कर देता है और खूब सारा बबल बनता है। तो ये बबल क्या है, CO2 का बबल है और वो फिचेज आउट, बाहर निकलता है CO2। क्यों निकलता है वो रीजन सबको पता है। खुला हुआ ग्लास है, ओपन कंटेनर, प्रेशर कांस्टेंट 1 एटमॉस्फेयर, ओपन ग्लास एट 1 एटमॉस्फेयर पे। नाउ जैसे ही इसमें कोल्ड ड्रिंक डालेंगे, नाउ ये प्रेशर रिड्यूस हो गया, व्हेन प्रेशर डिक्रीजेस, प्रेशर रिड्यूस हो गया, देन सोलिबिलिटी ऑफ CO2 गैस इन वाटर डिक्रीजेस। जो यहाँ पे CO2 गैस कंप्रेस्ड सोलेबल है, वहां पे CO2 गैस भागने लगेगा, और यही भागता है। तो जब कोल्ड ड्रिंक हम लोग डालते हैं ग्लास में, तो देखेंगे खूब बबल बनने लगेगा, ग्लास में बबल ऊपर तक आ जाएगा जबकि लिक्विड आधा ही भरा हुआ है। तो फीचेज आउट ये फील करते हैं, वो CO2 गैस का बबल है, वही इफर्वेसेंस निकल रहा है। सो जैसे ही प्रेशर डिक्रीज किया, सोलिबिलिटी गैस डिक्रीज किया और CO2 बाहर निकलने लगेगा। सब चीज़ फील किए हुए हम लोग, ये सब चीज़ें। तो ये हेनरी लॉ है, हेनरी लॉ का थ्योरेटिकल पार्ट फाइनल। अब मैं कुछ क्वेश्चन बना देता हूँ और एक लेक्चर और मैं रिकॉर्ड करता हूँ, वो लास्ट लेक्चर सोलिबिलिटी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का लास्ट लेक्चर एक और मैं करता हूँ न्यूमेरिकल के लिए।